Assalamu alaikum students. Today we are starting 970912 October-November 23. October-November 23. Start कर रहे हैं जनाब. The starting time is 11:03. Starting time 11:03 पर हम स्टार्ट कर रहे हैं पेपर. देखते हैं कितनी देर में हम ये पेपर कंप्लीट कर लेंगे. Now question number one. Question number one is a question of binomial. The coefficient of x cube in the expansion of 3 plus 2ax whole power 5 is 6 times the coefficient of x square in the expansion of 2 plus ax whole power 6. So, अब देखिए हमें फर्स्ट ब्रैकेट से x क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए. तो जनाब फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला हम यूज करेंगे TR+1 इक्वल्स टू NCR a power n minus r b power r. By using this formula, ये formula क्यों? Because here the first term is other than 1. जब भी फर्स्ट टर्म अदर देन 1 होगी फॉर्मूला ये यूज होगा. जनाब स्टार्ट कर रहे हैं. द फर्स्ट ब्रैकेट इज 3 plus 2ax whole power 5. फॉर्मूला अप्लाई किया. TR+1 equals to NCR, n is 5, CR, a is 3 power n minus r, b is 2ax power r. हमें x की पावर क्या चाहिए? हमें x की पावर चाहिए, x क्यूब मीन्स x की पावर 3 चाहिए. तो हम कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ r इज 3. 5c3 3 पावर 5 minus 3 2ax पावर 3. जब इसको एक्सपेंड किया जाएगा तो इट विल बी 720 a cube x cube. 720 a cube x cube. Now the second, this we are using for 3 plus 2ax whole power 5. Now the second bracket is 2 plus ax whole power 6. इसमें हमें कौन सी टर्म चाहिए? वी नीड टर्म इन एक्स स्क्वायर. तो r क्या हो गया? इसमें 2 हो गया बिकॉज x की पावर 1 है. अगर x की पावर 1 है तो जो भी पावर हमें x की चाहिए वही वैल्यू r की हो जाती है. और अगर x की पावर 1 ना हो तो फिर हम डिफरेंट मेथड यूज करते हैं. r को r रहने देते हैं और फिर तमाम x को एक जगह पर लेकर आते हैं और उस टाइप की वर्किंग होगी. राइट नाउ अब आइए T2+1 equals to NCR NC2. What is A? A is 2 power 6 minus 2. What is B? B is AX power 2. जब इसको सिंप्लीफाई किया गया तो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है जनाब 240 A स्क्वायर एक्स स्क्वायर. 240 A स्क्वायर एक्स स्क्वायर. अब देखिए हमारे पास टर्म इन एक्स स्क्वायर भी आ गई सेकेंड ब्रैकेट से, टर्म इन एक्स क्यूब भी आ गई फर्स्ट ब्रैकेट से. आपसे कहा गया द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब फ्रॉम द फर्स्ट ब्रैकेट is 6 times. The coefficient of x cube is 720 a cube is 6 times the coefficient of x square from the second bracket. It is 240 a square. We need to calculate the value of a. Here it is 720 a cube. Here it is 720 a cube minus 6 multiplied by 240 is 1440 a square equals to 0. Now अगर a square कॉमन ले लिया जाए, a square कॉमन, तो it will be 720a minus 1440 equals to 0. एक तो a हो गया 0 के इक्वल और यहां से a हो गया 1440 divided by 720 and 1440 divided by 720, the value of a is 2. So this we have to accept. a0 को हम कर देंगे रिजेक्ट क्योंकि अगर a0 हो गया तो हमारे पास कोई भी टर्म बनकर नहीं आएगी. राइट So this is your question number 1, the question of binomial. After that, question number 2. Question number 2 is the question of trigonometry. कहा गया find the exact solution of the equation. Find the
एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है इस इक्वेशन का। किस तरीके से आएगा जरा चेक करते हैं नाउ। अब आप देखिए, फर्स्ट टर्म इज पाई बाय 6 प्लस tan इनवर्स 4x, tan इनवर्स 4x इक्वल्स टू माइनस, अगर cos इनवर्स √3/2 को कैलकुलेटर से सॉल्व किया जाए तो रिजल्ट आएगा पाई बाय 6। सो tan इनवर्स 4x किसके इक्वल हो गया, अगर पाई बाय 6 लेफ्ट वाला राइट साइड पर जाएगा, -π/6 विल गिव अस -π/3। अब अगर हमें 4x कैलकुलेट करना है, tan इनवर्स जब उस साइड, अगर tan उस तरफ जाता है राइट साइड पर तो tan इनवर्स हो जाता है, और अगर tan इनवर्स उस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ tan हो जाएगा, tan -π/3। अकॉर्डिंग टू दिस x इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू दिस x इक्वल्स टू, इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। द x विल बी -√3/4। दिस इज द वैल्यू ऑफ x इन द फर्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 2। एक ही पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का। हमें फाइंड द एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एग्जैक्ट सॉल्यूशन मींस वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन x which is given in the equation. After that, question number 3, the equation of a curve is such that dy over dx, gradient आपको दिया गया, half x plus 72 over x power 4. The curve passes through the point 28. Find the equation of normal to the curve. बच्चों dy over dx जो होता है वो होता है gradient of tangent. Gradient of tangent अगर हम calculate करते हैं, actually we have to calculate the equation of normal. So first calculate the gradient of tangent at first calculate the equation of tangent at P where the value of x is 2, where the value of x is 2। अगर हम x की जगह पर 2 रखते हैं, अगर हम x की जगह पर 2 रखते हैं तो इट विल बी हाफ 2 प्लस 72 ओवर 2 पावर 4। यहां से जब कैलकुलेटर से सॉल्व किया गया आंसर कितना आ रहा है 11/2। दिस इज ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। सो कैन आई से दैट द ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल इज negative reciprocal of tangent which is 2 over 11, and the coordinate from where it is passes is 2, 8. So by using y minus y1 equals to m x minus x1, अब हम इक्वेशन बनाएंगे नॉर्मल की। y minus y1 is 8, gradient is -2 over 11, x minus x1 is 2, 11 cross multiply 11y minus 88 equals to -2x plus 4, and 11y equals to -2x plus 92 is the equation of normal, now अब इसके बाद find the equation of the curve. We have to calculate the equation of the curve. इसके लिए हमें इंटीग्रेट करना होगा dy over dx को। dy over dx मैं यहां पर लिख लूं जरा, dy over dx equals to half x plus 72x power -4। एज डिनोमिनेटर में ना डिफरेंशिएशन होता है ना इंटीग्रेशन, तो इस वजह से हम पहले इसको x पावर 4 को न्यूमरेटर में लेकर आ गए। अब करेंगे हम इसको इंटीग्रेट। तो जनाब y इक्वल्स टू हाफ x का इंटीग्रल क्या हुआ, x² 2 प्लस 72, x पावर -4 का इंटीग्रल क्या हुआ, x पावर -3 ओवर -3। इसको अरेंज करके लिखिए। सो y इक्वल्स टू 1/4 x² minus 72 divided by 3. 72 divided by 3 is 24 over x cube plus c। c आ गया इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। अब हमें कर्व की इक्वेशन मालूम करना है। p के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन दिए गए थे 2 and 8। अगर हम 2 and 8 यहां पर रखते हैं x और y की जगह पर, y is 8, x is 2, 2 square is 4 minus 24, 2 cube is 8 plus c. By this, the value of c is 10. Therefore, the
equation of the curve is 1 upon 4 x square minus 24 upon x cube plus 10 is the equation of the curve, which we have to calculate. 4 mark का question. अब आप देखिए, it is not a difficult question of integration. The paper is October November 23, paper 1-2. Now, question number 4. Question number 4 क्या दिया गया आपको जनाब? सर्कुलर मेजर्स का क्वेश्चन दिया गया आपको. कहा गया the diagram shows the shape of a coin. The three arcs AB, AC and BC are parts of circles with center C. अगर AB arc है तो center C है, अगर AC arc है तो center B है, और अगर BC arc है तो center A है. एक बार दोबारा करके दिखा देगा. Now, in this, ABC is an equilateral triangle. ABC is an equilateral triangle means this one. अगर यहां से एक स्ट्रेट लाइन लेकर आए, this one, यहां से अगर स्ट्रेट लाइन लेकर आए, this one, ABC is an equilateral triangle with sides of length 2 centimeter. तमाम sides इसकी 2 centimeter की है. हमें क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द कॉइन. वी हैव टू कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द कॉइन. पेरीमीटर ऑफ द कॉइन हमें कैलकुलेट करना है. तो अब आप देखिए, if it is an equilateral triangle, then this angle is of 60 degrees. और 60 degrees रेडियन में, 60 degrees रेडियन में क्या होता है जनाब? पाई बाय 3. This angle is of pi by 3. अगर मैं आर्क AB कैलकुलेट करना चाहूं, अगर मैं आर्क AB कैलकुलेट करना चाहूं, AB कैलकुलेट करना चाहूं तो फॉर्मूला क्या है? S इक्वल्स टू आर थीटा. रेडियस कितना है? रेडियस इज 2 एंड थीटा कितना है? पाई बाय 3. सो आर्क AB कितनी आ गई? 2 पाई बाय 3. ऐसी हमारे पास 3 आर्क्स हैं जो कि पैरामीटर बना रही हैं. देयरफॉर द पैरामीटर इज thrice of arc AB, and thrice of arc AB will give us 2 pi. This is the perimeter of total shape. This is the perimeter of the total diagram which is given in the question. Now, what we have in the second part? What we have in the second part? The second part is find the area of the face ABC in terms of pi and under root 3. We have to calculate the area of the shape. Now, I'm doing part B here. We have to calculate area of the shape. अब area of the shape किस तरीके से आएगा जरा चेक करते हैं. First, I'm calculating area of this segment. First, I'm calculating area of this segment. And how can we calculate the area of this segment? कैसे calculate किया जा सकता है? Area of sector CAB, complete area of sector CAB by using formula half r squared theta minus area of triangle CAB, which is half r squared sin theta. According to this formula, हमारे पास area of sector ये segment आ जाएगा. हाफ रेडियस कितना है? 2. थीटा कितना है? पाई बाय 3 माइनस हाफ रेडियस कितना है? 2. थीटा कितना है? पाई बाय 3 साइन पाई बाय 3. सिंप्लीफाई किया गया, so it will be cancel out. Here it is 2 pi by 3 माइनस सिंप्लीफाई किया गया, साइन पाई बाय 3 होता है हमारे पास अंडर रूट 3. साइन पाई बाय 3 होता है हमारे पास अंडर रूट 3. इसको जरा हम कंफर्म भी कर लें एक बार. व्हाट इज साइन पाई बाय 3? कैलकुलेटर इन रेडियंस. सो साइन pi by 3, it is under root 3 by 2. Sorry, sin pi by 3 is under root 3 by 2. 2 is here, साथ में आ गया under root 3 by 2. 2 and 2 cancel out. Therefore the area of segment is 2 pi over 3 minus under root 3.
अब आप देखिए, ये एक सेगमेंट का हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया। ऐसे हमारे पास कितने सेगमेंट्स हैं? 2 and 3। ऐसे हमारे पास 3 सेगमेंट्स हैं। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ऑल द सेगमेंट्स, लेट्स से A1 कहूं मैं इसको, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं तो एरिया ऑफ ऑल द सेगमेंट्स आ जाएगा हमारे पास। एरिया ऑफ ऑल द सेगमेंट्स हमारे पास आ जाएगा। इसमें प्लस हमें करना होगा A2। एंड व्हाट इज A2? एरिया ऑफ द ट्राइंगल, जो दरमियान में ट्राइंगल आ रहा है। और ये क्या हो जाएगा जनाब? हाफ आर स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर। आर स्क्वायर को मैं आर स्क्वायर क्यों कह रहा हूं? बिकॉज द टू लेंथ्स CB एंड CA दोनों ही आर हैं, तो इसको मैं आर स्क्वायर कह रहा हूं। हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, साइन थीटा। एंड थीटा कितना है हमारे पास? π/3। यहां से क्या रिजल्ट डेवलप हो रहा है? 2 एंड दिस कैंसिल आउट। साइन π/3 कितना होता है हमारे पास? साइन π/3 इज √3/2। 2 and 2 कैंसिल आउट, तो रिजल्ट कितना आ गया? √3 आ गया। देयरफॉर therefore the final area of the shape is A1 plus A2। and what is A1? A1 is 3 से मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? 2π - 3 √3 प्लस A2 कितना है बच्चों? √3। so therefore the final answer is 2π - 2 √3। this is the final answer of the area of complete shape. Hopefully it is clear. There's no confusion in this question number 4. After that, what we have in question number 5? Question number 5 is the question of series. Question number 5 is the question of series. क्या कहा गया? The first, second and third term of geometric progression. The first term is this, second term is this, and the third term is this. Find the value of theta. As we know that in geometric progression, the second term divided by first term must be equal to third term divided by second term. ये हमने रूल अप्लाई किया है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रेशो कैलकुलेट करने का। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 sin थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कभी भी इक्वेशन से एंगल आप कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक कि सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना हो। तो इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करते हैं। cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 sin थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट। 2 sin थीटा equals to 1, sin theta equals to 1/2, and theta equals to sin inverse of 1/2 is π/6. This is the angle from the first part. Theta is π/6. After that, in the second part, using this value of theta, find the sum of the first 10 terms. अब आप देखिए प्रोग्रेशन क्या थी हमारी? साइन थीटा फर्स्ट टर्म थी, सेकेंड टर्म क्या थी? कॉस थीटा, थर्ड टर्म क्या थी? 2 माइनस साइन थीटा, और थीटा हमारा क्या आया था? थीटा आया था हमारा π/6। अकॉर्डिंग टू दिस थीटा अगर हम कैलकुलेट करते हैं तमाम वैल्यूज, तो साइन थीटा साइन π/6 कितना हो जाएगा? 1/2। कॉस π/6 कितना हो जाएगा? √3/2। 2 माइनस साइन थीटा कितना हो जाएगा? 3/2। दिस इज नाउ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स। सम का फॉर्मूला Sn equals to a r power n minus 1 over r minus 1। जनाब what is a? A is half। what is r? कॉमन रेशियो हमें कैलकुलेट करना होगा। कॉमन रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? आई एम कैलकुलेटिंग कॉमन रेशियो हियर। कॉमन रेशियो इज सेकेंड टर्म √3/2 divided by the first term which is 1/2। so the common ratio is √3। common ratio is √3। so √3 power n, n कितना है हमारे पास? 10। actually we need to calculate S10, sum of the first 10 terms, minus 1 divided by r कितना है? √3 minus 1। according to this 1/2
√3 की पावर 10, √3 की पावर 10 अगर हम कैलकुलेटर से चेक करते हैं √3 की पावर 10, तो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। √3 √3 पावर 10, √3 power 10 is 243 divided by 2, divided by 2. Okay, it is 243 divided by 2. Means here it is 243, here it is 243 divided by √3 minus 1, divided by √3 minus 1. अच्छा, wait a minute, यहाँ पर -1 भी तो आएगा साथ में, यहाँ पर साथ में -1 भी तो आएगा। Now अब आप देखिए 243 minus 1 is 243 minus 1 is 242 divided by 2 is 121. So here it is 121 divided by √3 minus 1 is the final result. हमें रिजल्ट क्या देना था? इस फॉर्म में रिजल्ट देना था, जो कि इस फॉर्म में हमने रिजल्ट दे दिया। इट इज 121 डिवाइडेड बाय √3 minus 1. Hopefully this question of series is also clear. Now we are moving towards question number 6. क्या कहा गया जनाब क्वेश्चन नंबर 6 में? इन क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिनिमम पॉइंट ऑफ द कर्व। अब आप देखिए इस कर्व के मिनिमम पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है, कोऑर्डिनेट्स हमें कैलकुलेट करना है। इट्स अ क्वाड्रेटिक कर्व, हम कर्व स्केचिंग से भी मालूम कर सकते हैं मिनिमम पॉइंट, और डिफरेंशिएट करके भी मालूम कर सकते हैं मिनिमम पॉइंट। आई एम डूइंग बाय डिफरेंशिएशन। तो y डैश इक्वल्स टू 2x माइनस 8, डिफरेंशिएटेड इक्वेशन को 0 से इक्वेट किया जाएगा, सो द वैल्यू ऑफ x इज 4, और x की वैल्यू 4 अगर क्वेश्चन में रखी जाएगी तो वैल्यू ऑफ y इज -11, वैल्यू ऑफ y इज -11। तो ये मिनिमम पॉइंट हमारे पास आ गया 4, अगर हम इसको a x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस k में रखना चाहें तो वैसे भी रख सकते हैं। a हमारे पास 1 है, a होता क्या है? a होता क्या है जनाब? एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट हो, तो a तो 1 है, कुछ नहीं लिखेंगे। h की वैल्यू क्या है? 4 होल स्क्वायर -11। और ये हमारे पास कर्व, चाहे आप इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद मिनिमम पॉइंट कैलकुलेट कर लें, चाहे डिफरेंशिएट करने के बाद मिनिमम पॉइंट कैलकुलेट कर लें, किसी भी तरीके से आप मिनिमम पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। आफ्टर दिस द नेक्स्ट पार्ट इज द कर्व इज स्ट्रेच्ड। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन आ गया। क्या कहा गया? द कर्व इज स्ट्रेच्ड बाय अ फैक्टर 2, स्ट्रेचिंग हुई है फैक्टर 2 से पैरेलल टू वाई एक्सेस, और फिर ट्रांसलेशन हुई है x में 4, x में 4 और y में 1, x में 4 और y में 1। ये ट्रांसलेशन हुई है, पहले स्ट्रेच हुआ और फिर उसके बाद ट्रांसलेट हुआ। आपसे कहा फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिनिमम पॉइंट। हमें मिनिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। मैं फंक्शन को लिख रहा हूं अपने यहां पर, जो फंक्शन हमने बनाया है, और हमने फंक्शन जो बनाया था वो क्या बनाया था बच्चों? x माइनस 4 होल स्क्वायर -11। ये फंक्शन हमारा बनकर आया था जो ऊपर हमने बनाया था, x माइनस 4 होल स्क्वायर -11। अब देखिए आप क्या कहा, सबसे पहले तो स्ट्रेच हुआ है 2 से। जब भी स्ट्रेच होगा पैरेलल टू वाई एक्सिस तो फंक्शन को मल्टीप्लाई करवा दिया जाता है फैक्टर से। हम क्या करेंगे? x माइनस 4 होल स्क्वायर -11, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे? फैक्टर से। तो जनाब ये स्ट्रेचिंग की इक्वेशन बनकर आ जाएगी, तो इट विल बी 2x माइनस 4 होल स्क्वायर -22, -22। ये आपके पास किसकी इक्वेशन बनकर आ गई? स्ट्रेच जो हमारा फंक्शन हुआ है।
अब इसके बाद स्ट्रेच करने के बाद हमें ट्रांसलेट भी करना है। हमें क्या करना है? ट्रांसलेट भी करना है। एक्स एक्सिस में 4 यूनिट, वाई एक्सिस में 1 यूनिट। एक्स एक्सिस में 4 यूनिट, वाई एक्सिस में 1 यूनिट। अब क्या करेंगे हम बच्चों? जब भी एक्स एक्सिस में ट्रांसलेशन होती है, अब मैं ट्रांसलेशन यहां पर कर रहा हूं। जब भी एक्स एक्सिस में ट्रांसलेशन होती है, हमें क्या करना होता है? एक्स में यहां पर एक्स जो लिखा हुआ है, एक्स में हमें 4 को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। अगर यहां पर पॉजिटिव लिखा हुआ है तो हमें एक्स में से सब्ट्रैक्ट करना है। अगर यहां नेगेटिव लिखा हुआ होता तो हमें एक्स में ऐड करना होता। तो एक्स की जगह पर मैं क्या लिखूंगा? एक्स -4, और साथ में -4 लिखा हुआ है, होल स्क्वायर, -22। और y की स्ट्रेचिंग, y की ट्रांसलेशन कैसे होती है? जो भी y में लिखा हुआ है वो फंक्शन में आपने ऐड करवा देना है। ये हम ट्रांसलेशन में कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो ट्रांसलेशन का लेक्चर दोबारा से देख सकता है। बस ये ध्यान में रखो, जब भी ट्रांसलेशन एक्स एक्सिस में होगी तो अगर पॉजिटिव में लिखा हुआ है तो एक्स के साथ उसको सब्ट्रैक्ट करवाना है, नेगेटिव में लिखा हुआ है तो एक्स के साथ उसको ऐड करवाना है। और y की ट्रांसलेशन क्या होती है? फंक्शन में ऐड हो जाता है वही एलिमेंट। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। सो इट विल बी 2x-8 होल स्क्वायर, -22 + 1 इज -21। तो जनाब ये जो फंक्शन हमारे पास बनकर आया है, ये फंक्शन हमारे पास वो फाइनल फंक्शन बनकर आ गया। ये फंक्शन हमारे पास वो फाइनल फंक्शन बनकर आ गया कि जो स्ट्रेच हुआ है पैरेलल टू वाई एक्सिस विद अ फैक्टर 2, और ट्रांसलेट हुआ है 4 और 1 से। देयरफॉर जो कोऑर्डिनेट्स आए हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं हमारे पास? 8, -21। दीज आर द मिनिमम पॉइंट कोऑर्डिनेट्स आफ्टर द टू ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट निकल कर आ गए। होपफुली इट इज क्लियर, देयर इज नो कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन। कभी कभार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि ये हो क्या रहा है, तो वो कोई इशू नहीं है। इसमें आपने ट्रांसलेशन और मींस कंप्लीट जो ट्रांसफॉर्मेशन का लेक्चर है उसको अगर आप सामने रखकर इसको देखेंगे तो इजीली ये चीजें समझ में आ जाएंगी। मजीद आगे चल रहे हैं। क्या कहा गया? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड कर्व, गिव द आंसर इन द फॉर्म ऑफ दिस। ठीक हो गया। हमारे पास जो कर्व की इक्वेशन आई है उसको हमें एक्सपेंड कर देना है सिर्फ। कर्व की इक्वेशन क्या आई थी हमारे पास? y = 2x-8 होल स्क्वायर -21। इसको एक्सपेंड करते हैं जरा। 2 हियर, a² -2ab plus b² -21. So it will be 2x² minus 32x plus 128 minus 21. So it will be 2x² minus 32x plus 107. This is the final equation of the curve for part C. Hopefully it is clear. 4 मार्क का अब आप देखें, ये आपको पार्ट दिया गया, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन जिसमें सिर्फ एक्सपेंड करवाते हुए हमें इक्वेशन फॉर्म करना थी। मजीद आगे चल रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। What we have in this question number 7, again a simple question, verify the identity। कि अगर दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगे तो राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं हम। आइडेंटिटी है तो लेफ्ट हैंड साइड पर वर्किंग कर रहे हैं हम। 2x × 4x² is 8x³। 2x × 2x is 4x²। 2x × -1 is -2x. -1 × 4x² is -4x². -1 × 2x is -2x. -1 × -1 is -2. So it will be 8x³. 4x² -4x² cancel out. -2x -2x -4x. -2x -2x is -4x. And सॉरी, ये आखिर में हमने 1 × 1 is +1, 1 × 1 is +1, हमने उसको 2 लिख दिया था। Here is +1 which we have to prove now। अब आइए मजीद आगे चलते हैं।
इन द बी पार्ट प्रूव द आइडेंटिटी। सेकेंड पार्ट में आइडेंटिटी प्रूव करना है हमें, जरा देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पिक कर रहे हैं अगेन। लेफ्ट हैंड साइड इज tan को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा +1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा -1। एलसीएम ले लीजिए दोनों तरफ। इट विल बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। और जब यहां पर एलसीएम लिया जाएगा और मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इट विल बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैंसिल आउट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 डिवाइडेड बाय, डिवीजन में हमें सिर्फ कॉस चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। So it will be 1 upon 1 minus 2 cos square theta, which we have to prove for 3 marks. After that, in the C part, using the result of A and B, solve the equation. Equation को हमें solve करना है results को use करते हुए A and B के। देखते हैं जनाब। tan स्क्वायर थीटा +1 ओवर tan स्क्वायर थीटा -1 अभी हमने प्रूफ किया। ये किसके इक्वल है? 1 अपॉन किसके इक्वल है? ये 1 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 कॉस थीटा इक्वल्स टू 4 कॉस थीटा। 1 इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो 4 कॉस थीटा -8 कॉस क्यूब थीटा -8 कॉस क्यूब थीटा। नाउ अब इसको लिख दीजिए 8 कॉस क्यूब थीटा -4 कॉस थीटा +1 इक्वल्स टू 0। इट्स अ क्यूबिकल इक्वेशन। क्यूबिकल इक्वेशन को सॉल्व करना हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी क्यूबिकल इक्वेशन आ गई क्वेश्चन में, कोई बात नहीं। आइए जनाब, फर्स्ट पार्ट में क्या आपसे सॉल्व करवाया था इन्होंने? फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करवाया था इन्होंने, और ये देखिए क्यूबिकल इक्वेशन ही बनकर आ रही है। मैं इसको कॉपी कर रहा हूं जरा। 2x - 1 4x स्क्वायर प्लस 2x -1 किसके इक्वल है? 8x क्यूब -4x +1। ये फर्स्ट पार्ट में आपसे प्रूफ करवाया गया था, जो हमने प्रूफ किया था। इसको लेकर जा रहे हैं हम और इसकी हेल्प लेंगे अपने पार्ट सी में। जनाब अब देखिए, अगर हम कहें हियर इज द क्यूबिकल इक्वेशन, हियर इज द क्यूबिकल इक्वेशन, यहां पर देखिए जहां जहां राइट साइड पर x है, अगर मैं यहां पर cos लिख दूं तो लेफ्ट साइड जो फैक्टर बनाकर दिए हैं इसने वो हम यूज कर सकते हैं। तो अगर लेफ्ट साइड वाले फैक्टर में x की जगह पर cos लिख दिया जाए, 2 cos theta -1 and the second one is 4 cos square theta plus 2 cos theta -1 इक्वल टू 0। तो क्यूबिकल इक्वेशन के फैक्टर इसने एग्जामिनर ने खुद बना कर दिए हैं, क्योंकि क्यूबिकल इक्वेशन को डायरेक्टली सॉल्व करना हमारे सिलेबस में नहीं है। P3 में इसको देखा जाएगा, हाउ टू सॉल्व अ क्यूबिकल इक्वेशन। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं जनाब? 2 cos थीटा -1 इक्वल टू 0 और एक बार 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा -1 इक्वल टू 0। यहां से cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? रेंज देख लेते हैं, 0 से 180 डिग्रीज तक हमें रहना है। 0 से 180 डिग्रीज तक हमें रहना है। तो यहां से जो थीटा आ रहा है वो आ रहा है बच्चों 60 डिग्रीज का, क्योंकि cos पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड लास्ट क्वाड्रेंट में। लास्ट क्वाड्रेंट में हमें वर्किंग नहीं करनी, हमें फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में रहना है।
इसको कैलकुलेटर से आप सॉल्व करें, कॉस की दो वैल्यूज निकालें। एक वैल्यू आ रही है कॉस की 0.31, दूसरी वैल्यू कॉस की आ रही है -0.81। अकॉर्डिंग टू दिस कॉस पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायरेक्टली एंगल आ जाएगा। कॉस इनवर्स ऑफ 0.31 इज 71.9। अकॉर्डिंग टू दिस कॉस नेगेटिव कहाँ होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसके लिए हमें पहले बेसिक एंगल निकालना होगा। कॉस इनवर्स ऑफ 0.81, नेगेटिव साइन साथ में नहीं आएगा तो आंसर कॉस इनवर्स ऑफ 0.81। जरा हम चेक करते हैं कितना आ रहा है। कैलकुलेटर इन डिग्रीज, cos inverse of 0.81, it is 35.9, it is 35.9। अब इसको हम 180 से माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा एंड द थीटा इज 144। therefore the three angles are the results: 60, 71.9 and 144. These are the results for this part of 5 marks. Hopefully it is clear. There is no confusion in this question of trigonometry. After that, question number 8, again the question of function. क्या कहा गया जनाब? क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन ऑफ फंक्शन में फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। जब भी इनवर्स निकालना है y से आपने इक्वेट कर देना है फंक्शन को, x प्लस ए होल स्क्वायर माइनस ए। अब आपने x को बना लेना है सब्जेक्ट, सो x प्लस ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू y प्लस ए एंड x प्लस ए equals to under root y plus a and x equals to under root y plus a minus a and therefore जैसे ही x सब्जेक्ट बना हम इसको कह सकते हैं it is f inverse of x which is equals to under root, जहां y है वहां x लिख दिया, प्लस a माइनस a। अब एक चीज देखिएगा, इसमें x की वैल्यू इट इज ऑलवेज लेस देन माइनस ए, नेगेटिव में रहेगी। तो इस वजह से हमने यहाँ पर अंडर रूट की वजह से प्लस माइनस दोनों पिक कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रेंज हमने चेक किया तो इस वजह से कंप्लीट रिजल्ट हमारा नेगेटिव में ही आना चाहिए। तो देयरफॉर यहाँ पर हमने अंडर रूट के साथ माइनस साइन पिक कर लिया। पॉजिटिव साइन पिक करते तो हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता, जबकि हमें x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू माइनस ए यहाँ पर शो किया गया है। आगे चलते हैं जनाब। स्टेट द डोमेन ऑफ द इनवर्स फंक्शन। डोमेन ऑफ द इनवर्स फंक्शन, देखते हैं जनाब इनवर्स फंक्शन की डोमेन क्या होगी। देखते हैं जनाब इनवर्स फंक्शन की डोमेन हम किस तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जनाब अब देखिए, अगर हम इस फंक्शन को, जो फंक्शन f का दिया हुआ है, अगर जो फंक्शन f का दिया हुआ है, इस फंक्शन को अगर हम थोड़ा सा स्केच कर लें, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, h और k की वैल्यूज आपको दी गई हैं। द वैल्यू ऑफ h इज माइनस a, द वैल्यू ऑफ h इज माइनस a एंड द वैल्यू ऑफ k इज ऑल्सो माइनस a। ये आपके पास टर्निंग पॉइंट है, x की वैल्यू हमेशा लेस देन माइनस a रहेगी। द कर्व इज लाइक दिस, द कर्व इज लाइक दिस। अब आप देखिए फंक्शन, फंक्शन की रेंज, रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन क्या आई हमारे पास? रेंज ऑफ द फंक्शन हमारे पास आई बच्चों ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस ए। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं डोमेन ऑफ, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स हमेशा आपको इसी तरीके से करवाया गया कि आपने फंक्शन की रेंज कैलकुलेट कर लेना है और वही इनवर्स की डोमेन होगी, वही इनवर्स की डोमेन होगी। अब हम इसको लेकर चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की जगह पर, जहां हमें इसे सॉल्व करना था, पार्ट बी हियर। ना अब आइए इसके बाद क्या कहा गया आगे, स्टेट द रेंज ऑफ द फंक्शन, स्टेट द रेंज ऑफ द फंक्शन। एफ इनवर्स की हमें रेंज कैलकुलेट करनी है, एफ इनवर्स की हमें रेंज कैलकुलेट करनी है। फंक्शन की डोमेन आपको गिवन दी गई एंड व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन? डोमेन ऑफ द फंक्शन इज x इज लेस देन माइनस ए। तो रेंज ऑफ एफ इनवर्स क्या हो जाएगी? रेंज ऑफ एफ इनवर्स क्या हो जाएगी? लेस देन, जो कि डोमेन आपको दी गई है फंक्शन की, वही रेंज हो जाएगी, लेस देन इक्वल्स टू माइनस ए।
देयर इज नो कंफ्यूजन इन दिस होपफुली। जो आपको क्वेश्चन में डोमेन गिवन थी वही आपने इनवर्स की रेंज के साथ लिख दिया। नाउ आगे कह रहे हैं गिवन दैट a is 7/2 सॉल्व द इक्वेशन a is 7/2 सॉल्व द इक्वेशन g(f(x)। पहले मैं फंक्शन लिख रहा हूं यहां पर बच्चों, जो फंक्शन आपको गिवन दिए गए थे। f(x) का फंक्शन आपको गिवन दिया गया x प्लस a होल स्क्वायर माइनस a, और gx का फंक्शन आपको गिवन दिया गया 2x माइनस 1। gx का फंक्शन आपको गिवन दिया गया 2x माइनस 1। ना सबसे पहले तो आपने जी एफ फंक्शन बनाना है, फंक्शन f को g में रख दीजिए। तो जी एफ का फंक्शन क्या बनकर आएगा 2, और x की जगह पर फंक्शन f -1 एंड 2 व्हाट इज फंक्शन f, इट विल बी x प्लस a होल स्क्वायर माइनस 2a, 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया गया -1। दिस इज फंक्शन जी एफ एक्स। आपसे कहा गया a की वैल्यू है 7/2, और उसके बाद जी एफ एक्स को आपने क्या करना है इक्वेट कर देना है 0 से। a की वैल्यू 7/2 रखते हैं जनाब। 2x प्लस 7/2 होल स्क्वायर -2, here it is 7/2 -1 equal to 0. So this one will be 2x plus 7/2 whole square, 2 and 2 cancel, -8 equals to 0. X plus 7/2 whole square equals to 8, and x plus 7/2 whole square equals to 4. So x plus 7/2 equals to plus minus 2, and x plus 7/2 equals to 2, and x plus 7/2 equals to -2. By this, the value of x, will be -3/2, and by second, the value of x will be -11/2. These are the results. Hopefully, it is clear. Again, not a difficult part. Next पर आते हैं जनाब। What we have next? Next is the question of integration, I think. Yes. सबसे पहले इन्होंने कहा ये दो आपको कर्व्स दिए गए, दो कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए और बी के ऊपर। आपसे सबसे पहले कहा कैलकुलेट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, साइमल्टेनियसली हमें सॉल्व करना है। तो जनाब पहला कर्व मैं लिख रहा हूं y इक्वल्स टू 3, x की पावर पॉजिटिव के साथ मैं लिख रहा हूं x की पावर हाफ प्लस 12। दूसरा कर्व y इक्वल्स टू 2x पावर हाफ प्लस 13 ओवर x पावर हाफ। साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो x पावर हाफ जो है ना ये प्रॉब्लम करेगी, तो हम लिखते हैं यहां पर लेट x पावर हाफ इक्वल्स टू t, लेट x पावर हाफ इक्वल्स टू t। तो जनाब फर्स्ट कर्व क्या बन गया हमारे पास y इक्वल्स टू 3/t प्लस 12, और सेकेंड कर्व क्या बन गया y इक्वल्स टू 2t प्लस 13/t। साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो दोनों y को आप इक्वेट कर दीजिए। दोनों y को जब इक्वेट किया जाएगा तो इट विल बी 3/t प्लस 12 इक्वल्स टू 2t प्लस 13/t। एलसीएम लीजिए लेफ्ट साइड पर, t से एलसीएम, सो इट विल बी 3 प्लस 12t। राइट साइड पर भी t से एलसीएम लीजिए, सो इट विल बी 2t स्क्वायर प्लस 13। t and t cancel out, the remaining will be 3 plus 12t equals to 2t square plus 13, and 2t square minus 12t plus 10 equals to 0। कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या डेवलप हो रहा है हमारे पास, रिजल्ट डेवलप हो रहा है जनाब 5 and 1
t किसके इक्वल है, t x की पावर हाफ के इक्वल है, इक्वल टू 5 and 1। तो जब स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया जाएगा तो x की वैल्यूज क्या आई, 25 and 1। दीज आर द टू वैल्यूज। हमें क्या कैलकुलेट करना था, कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने थे। हमें कैलकुलेट करने हैं जनाब कोऑर्डिनेट्स। तो अब y की वैल्यू भी कैलकुलेट करना होगी। y किसके इक्वल है, 3/t+12। y किसके इक्वल है, 3/t+12। when t is 5, so y equals to, when t is 5, so y equals to 3/5 plus 12, and which is equals to 63/5। and when t is 1, so y equals to 3/1 plus 12, and it will be 15। तो therefore कोऑर्डिनेट्स जो आए हमारे पास, a के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1,15 और b के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए 25,63/5। These are the two coordinates। These are the two coordinates। 4 मार्क का क्वेश्चन आपको दिया गया। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं जनाब, नेक्स्ट कह रहे हैं बच्चों, इन द बी पार्ट, hence find the area of the shaded region। शेडेड रीजन का एरिया आपने कैलकुलेट करना है। इसके लिए तो हमें दोनों को इंटीग्रेट करना होगा, कहां से कहां तक, 1 से लेकर 25 तक। अपर कर्व हमारे पास जो है उसकी इक्वेशन में यहां पर लिख रहा हूं। अपर कर्व क्या है हमारे पास, 3x⁻½ प्लस 12, और लोअर कर्व क्या है, y इक्वल्स टू 2x⁻½ प्लस 13x⁻−½ हमें बच्चों इंटीग्रेट करना होगा एरिया कैलकुलेट करने के लिए, कहां से कहां तक, 1 से लेकर 25 तक। तो इंटीग्रेट करते हैं बच्चों। एरिया इक्वल्स टू, अगर फर्स्ट इसको इंटीग्रेट किया जाएगा, अगर फर्स्ट इसको इंटीग्रेट किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3x⁻−½ का इंटीग्रल, x⁻−½ प्लस 1 इज हाफ डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 12x, so it will be 6, हाफ को √x लिख रहा हूं मैं, प्लस 12x। लिमिट्स कहां से कहां तक की हैं, 1 से लेकर 25 तक की, जो अभी हमने कैलकुलेट की है। 1 से लेकर 25 तक की लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो रिजल्ट हम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, शो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कैलकुलेटर से सॉल्व करके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड द रिजल्ट विल बी 312। एंड एरिया 2 कैलकुलेट कर रहे हैं अब हम, इसको इंटीग्रेट करेंगे सेकेंड इक्वेशन को, तो इट विल बी 2x⁻³ डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 13x⁻½ डिवाइडेड बाय हाफ। सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 x⁻³ प्लस 26 √x। फिर लिमिट्स अप्लाई करेंगे यहां पर 1 से लेकर 25। डायरेक्टली आप कैलकुलेटर में लिमिट्स अप्लाई कर सकते हैं। कैलकुलेटर से जब लिमिट्स अप्लाई की तो रिजल्ट कितना आ रहा है हमारे पास, इट विल बी 808 डिवाइडेड बाय 3। दिस इज A2 and this is A1। A1 is area under the above curve, A2 is area under the below curve। तो हमने फाइनल एरिया कैलकुलेट करने के लिए अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करना होगा। तो इन बिटवीन कर्व्स का एरिया आपके पास आ जाएगा 312 माइनस 808 डिवाइडेड बाय 3। So the final answer will be 128 divided by 3। This is the area between the curves। हमेशा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करेंगे तो डायरेक्टली आपके पास इन बिटवीन कर्व्स का एरिया डेवलप हो जाएगा। मजीद आगे चल रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 इज अबाउट, क्वेश्चन नंबर 10 इज अबाउट अगेन डिफरेंशिएशन। ओहो, क्वेश्चन नंबर 10 इज अबाउट डिफरेंशिएशन। क्या कहा गया जनाब इस क्वेश्चन में, द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज गिवन, फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट्स। मैं सिर्फ यहीं तक पढ़ रहा हूं। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, कर्व को डिफरेंशिएट। तो f डैश एक्स क्या आ गया,
जब भी होल पावर को डिफरेंशिएट करना हो, पहले डिफरेंशिएट होगी पावर 5/3, 4x - 3, 5/3 - 1 विल बी 2/3, और साथ में बेस का डेरिवेटिव विच इज 4, और -20/3 ये साथ में लिखा हुआ है, x का डेरिवेटिव 1. सो इट विल बी 5 4 20/3, 4x - 3 पावर 2/3 -20/3. अब आपने इसको कर देना है इक्वल टू 0. सो 4x - 3, here it is 2/3 equals to 20/3, और यहां पर भी 20/3 लिखा हुआ है. तो पता ये चला 4x - 3 होल पावर 2/3 equals to 1. So 4x - 3 टेकिंग क्यूब ऑन बोथ द साइड अगर हम करते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ द साइड, तो स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ पर 1. और जब स्क्वायर से अंडर रूट लिया जाएगा तो 4x - 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 1, और 4x - 3 किसके इक्वल आ जाएगा, -1. यहाँ पे स्टूडेंट बड़ी प्रॉब्लम करते हैं कि 2/3 से जब पावर उस तरफ लेकर जाते हैं तो प्लस माइनस नहीं लगाते, जबकि प्लस माइनस आपने लगाना जरूरी है जब भी स्क्वायर आ जाए किसी भी जगह पर. तो x किसके इक्वल हो गया, 3 + 1 4, 4/4 इज 1, और यहां से x किसके इक्वल हो गया, 3 - 1 इज 2, 2/4 इज 1/2. दीज आर द 2 पॉइंट्स, दीज आर द 2 x कोऑर्डिनेट्स जो कि स्टेशनरी पॉइंट के हैं. नाउ डिटरमाइन देयर नेचर. नेचर कैलकुलेट करने के लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को दोबारा से डिफरेंशिएट करना होगा. फर्स्ट डेरिवेटिव को हमें दोबारा से डिफरेंशिएट करना होगा. फर्स्ट डेरिवेटिव कॉपी करते हैं और इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं. नेचर कैलकुलेट करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव की हेल्प लेना होगी हमें. सो नाउ हियर इज द फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश ऑफ x. दोबारा से डिफरेंशिएट किया जाएगा f डबल डैश ऑफ x. 20/3 ऐसे ही रहेगा, पावर नीचे आई 2/3, 4x - 3, 2/3 - 1 will be -1/3, साथ में बेस का डेरिवेटिव 4, और -20/3 तो हो गया 0. Here it will be 2 2s are 4, 40, और 4 साथ में भी लिखा हुआ है तो 40 × 4 is 160, डिवाइडेड बाय 3 3s are 9, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है बच्चों, 4x - 3 पावर 1/3. अब चेक कर रहे हैं when x is 1. When x is 1, the second derivative will be डायरेक्टली आप कैलकुलेटर से वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं. डायरेक्टली आप कैलकुलेटर से वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं. जब x1 आ रहा है हमारे पास तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसकी वैल्यू सॉरी पॉजिटिव आ रही है. डायरेक्टली आप कैलकुलेटर से वैल्यू चेक कर सकते हैं. अभी करते हैं जनाब वैल्यूज चेक. हियर इट इज 160 divided by 9 in the bracket 4 - 3 whole power 1/3 means 160/9. 1 की पावर 1/3 भी 1 ही रहेगा. तो 160/9 it is positive. 160/9 it is positive. तो ये क्या हो गया, मिनिमम पॉइंट हो गया. और अगर हम चेक करते हैं हाफ, तो हाफ के ऊपर क्या वैल्यू आ रही है, लेट्स सी. नाउ 160 डिवाइडेड बाय 4 के साथ हमने लिख दिया हाफ, 0.5, और अब होल पावर हमें लगाना होगी, एंड द पावर इज 1/3. सो द आंसर इज -160/9. आंसर आया -160/9 विच इज लेस देन 0. तो ये क्या आ गया, मैक्सिमम पॉइंट आ गया. हमें कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने थे और उसकी नेचर कैलकुलेट करनी थी, वो सेकंड डेरिवेटिव से हमने कैलकुलेट कर ली. होपफुली इट इज क्लियर, देयर इज नो कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन. स्टेट द सेट वैल्यूज ऑफ फॉर व्हिच द फंक्शन f इज इंक्रीजिंग. क्या कहा गया, फंक्शन f इंक्रीजिंग कहां पर होगा. तो अब आप देखिए, अगर हम फंक्शन फॉर्म करते हैं ऐसे ही, मिनिमम पॉइंट 1 पर है, मैक्सिमम पॉइंट हाफ पर है, x की वैल्यू हाफ, ये फंक्शन को इस टाइप का बन रहा है.
हमें चाहिए फंक्शन इंक्रीजिंग कहां पर होगा, फंक्शन हमें चाहिए फंक्शन इंक्रीजिंग कहां पर होगा। सॉरी, ये मैंने गलत यहां पर बना लिया है। हाफ इज वेट, वेट एक्स की वैल्यूज दो हैं हमारे पास, एक है एक्स की वैल्यू हाफ और एक है एक्स की वैल्यू 1। हाफ के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू आई और 1 के ऊपर मिनिमम वैल्यू आई। फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ होगा, तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा बिफोर हाफ एंड आफ्टर 1। बिफोर हाफ है क्योंकि यहीं पर ही फंक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं कि किस तरीके से ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखिए, हमें ये मालूम करना था इसमें कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग कब कब है। तो x की हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक x की वैल्यू है हाफ और एक x की वैल्यू है 1। हाफ के ऊपर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आई थी और 1 के ऊपर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आई थी। अगर फंक्शन को बनाया जाए तो बिफोर हाफ इंक्रीजिंग फंक्शन होगा एंड आफ्टर 1 इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इन बिटवीन हाफ एंड 1 फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। तो जनाब रेंज हमारी क्या हो गई कि फंक्शन कब कब इंक्रीजिंग होगा, व्हेन x इज लेस देन हाफ एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। इन दो इन दो सेट ऑफ फंक्शंस, इन दो सेट ऑफ रेंजेस पर फंक्शन क्या होगा हमारा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब इसको जरा हम पार्ट सी पर पेस्ट कर दें ले जाकर। नाउ सॉरी, पार्ट बी, पार्ट बी हियर हमने क्या किया, फिर सुन लीजिए। एक्स की वैल्यू हाफ पर मैक्सिमम वैल्यू, एक्स की वैल्यू 1 पर मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम से मिनिमम को ज्वाइन किया तो डिक्रीजिंग फंक्शन बना। आफ्टर मिनिमम फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड बिफोर मैक्सिमम फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो हमने आंसर ये लिख दिया, एक्स इज लेस देन हाफ एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1। इन दो रेंजेस पर फंक्शन क्या होगा, मैक्स इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। नाउ आफ्टर दैट, question number 11 is a question of coordinate geometry. The coordinates of point A, B, and C are given. The line AB is perpendicular to BC. Find the value of P. We need to calculate the value of P. First, I'm calculating the gradient of AB. अगर हम कहें gradient of AB को multiply करवा दिया जाए gradient of BC के साथ, तो क्या प्रोड्यूस होगा, -1। बिकॉज परपेंडिकुलर लाइंस के ग्रेडियंट्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो क्या प्रोड्यूस होता है, -1 प्रोड्यूस होता है। m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल्स टू -1। सो AB का ग्रेडियंट अब कैलकुलेट कर रहे हैं। AB का ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, 7 माइनस, AB का ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, 7 - 4 डिवाइडेड बाय P - 6 मल्टीप्लाई बाय बी सी का ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, बी एंड सी का ग्रेडियंट 18 - 7 डिवाइडेड बाय 14 - p equals to -1 by the formula of gradient y2 - y1 over x2 - x1. 7 - 4 is 3. Here it is p - 6. Multiply by 18 - 7 is 11. Here it is 14 - p equals to -1. मल्टीप्लाई करवाते हैं जनाब। 3 × 11 is 33 equals to p - 6 मल्टीप्लाई हुआ और 14 - p मल्टीप्लाई हुआ, -1 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस को हम इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं तो -33 इक्वल्स टू p × 14 इज 14p। माइनस को क्यों शिफ्ट करवा दिया, ताकि हमारे मल्टीप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। -p स्क्वायर, 6 × 14 इज -84, -6 × -p is -6p. So the quadratic equation of p is p square -20p plus 51 equals to 0. By using calculator p की वैल्यू कैलकुलेट की हमने, तो p की दो वैल्यूज जनरेट होंगी।
जरा वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, पी की क्या आ रही हैं। 1 - 20 एंड 51, 17 एंड 3। पी की दो वैल्यूज आई, 17 एंड 3, 17 एंड 3। ये रिजेक्ट हो गई और ये एक्सेप्ट हो गई। ये क्यों एक्सेप्ट हो गई? क्योंकि आपसे कहा गया था P इज लेस देन 10। क्वेश्चन में दिया हुआ है P इज लेस देन 10। होपफुली इट इज क्लियर। आगे, अ सर्कल पासेस, ओहो सर्कल का क्वेश्चन आ गया। अ सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट ए बी सी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अ सर्कल पासेस थ्रू ए बी सी, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ए के कोऑर्डिनेट आपको क्या दिए गए हैं? 6 and 4। लेट्स से A is 6 and 4। लेट्स से B is here, P and 7। P की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3 and 7। और C लेट्स से here कितना दिया है आपको? 14 and 18। जनाब, हमें कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है क्या चीज? इक्वेशन ऑफ द सर्कल। कैसे इक्वेशन ऑफ द सर्कल कैलकुलेट करें? जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल हमारे पास क्या है? x - a होल स्क्वायर प्लस y - b होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ए और बी क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या करें भाई, किस तरीके से कैलकुलेट करें? अगर हम कोऑर्डिनेट्स रखकर साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो बहुत लेंदी हो जाएगा सिलसिला। अब देखिए, प्रीवियस पार्ट में कहा है ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ए बी बी सी से परपेंडिकुलर है। ए बी बी सी से परपेंडिकुलर है। दिस इज आर सी। ए बी बी सी से परपेंडिकुलर है, मींस यहां 90 डिग्रीज बन रहा है। बच्चों याद रखो, याद रखिए, ओ लेवल में आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर इसी लाइन से, हियर इज अ लाइन ए सी जो कि सर्किल के सर्कमफेरेंस को दो जगह से टच कर रही है, और अगर इस लाइन से एंगल बन रहा है सर्कमफेरेंस पे 90 डिग्रीज का, तो ये जो लाइन होगी ये क्या बन जाएगी? दिस लाइन विल बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल। दिस लाइन विल बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस पार्ट हमें पता चला AC इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ए के भी कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं, सी के भी कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं। सर्कल का सेंटर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बाय द मिड पॉइंट ऑफ AC। बाय द मिड पॉइंट ऑफ AC कितना आ जाएगा? 6 + 14 डिवाइडेड बाय 2 10, 4 + 18 डिवाइडेड बाय 2 11। सर्किल का सेंटर आ गया 10 11। सर्किल का सेंटर आ गया 10 11। रेडियस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम AO के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, विच विल बी √y2 - y1 11 - 4 होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 10 - 6 होल स्क्वायर। तो जनाब यहां से जो हमारे पास रेडियस निकल कर आ रहा है, दैट रेडियस इज √65। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द सर्कल विल बी x - 10 होल स्क्वायर प्लस y - 11 होल स्क्वायर इक्वल्स टू √65 का स्क्वायर इज 65। This is the equation of circle. Hopefully it is clear. आगे क्या कह रहे हैं जनाब? Find the equation of the tangent to the circle at C. C के ऊपर एक टेंजेंट बन रहा है, वो इक्वेशन हमें कैलकुलेट करनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मैं जरा डायग्राम को नेक्स्ट पार्ट के लिए भी कॉपी कर लूं। Here in part C क्या कहा गया? In part C, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल एट सी। सी के ऊपर एक टेंजेंट बन रहा है, सी के ऊपर एक टेंजेंट बन रहा है। हमें इस टेंजेंट की इक्वेशन कैलकुलेट करना है जनाब। अब आप देखिए, टेंजेंट हमेशा डायमीटर या रेडियस के साथ 90 डिग्रीज बनाता है।
टेंजेंट हमेशा डायमीटर या रेडियस के साथ 90 डिग्रीज बनाता है। अगर हम कैलकुलेट करें ग्रेडियंट ऑफ ए ओ या ग्रेडियंट ऑफ ए सी, ग्रेडियंट ऑफ ए सी क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ग्रेडियंट ऑफ ए सी जो हमारे पास आ रहा है, ग्रेडियंट ऑफ ए सी जो हमारे पास आ रहा है, इट इज 7/4। अगर ए सी का ग्रेडियंट 7/4 है तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल -4/7। कोऑर्डिनेट मौजूद हैं सी के 14, 18। इक्वेशन बना सकते हैं y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। 7 क्रॉस मल्टीप्लाई 7y माइनस 126 इक्वल्स टू -4x प्लस 56। सो 7y, 4x को इधर लेकर आ जाइए, 4x प्लस 7y माइनस 126 माइनस 56 is minus 182 equals to 0. This is the equation of tangent. हमें इसी फॉर्म में इक्वेशन लिखना थी, इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना थी इक्वेशन। Hopefully it is clear. There is no confusion in equation of tangent, and after that your paper is finished at 12:13. Paper finished at 12:13. फिनिश टाइम हमारा क्या हुआ, 12:13। तो कितनी देर में हमने पेपर सॉल्व कर लिया, 11:03 से 12:03 हुए 60 मिनट्स एंड 70 मिनट्स। 70 मिनट्स में हमने पेपर सॉल्व कर लिया, और टोटल जो एग्जाम में टाइम हमारे पास होता है वो होता है जनाब 110 मिनट्स का। तो जनाब अगर तो पेपर सॉल्व करना आता है तो पेपर में टाइम बहुत होता है, इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं पेपर को। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वहां पर टाइम वेस्ट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर अक्टूबर नवंबर 2023। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डू S1 स्टैट्स का एक पेपर सॉल्व करेंगे। टुडे इज थर्सडे, स्टैट्स का पेपर हम सॉल्व करेंगे सैटरडे को इंशाल्लाह एग्जैक्टली एट 11 PM क्लास स्टार्ट हो जाएगी। Thank you very much, students. See you inshallah in the next class. Allah Hafiz.